अस्सलाम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, आज बड़ा अहम दिन इसलिए क्योंकि ज़ाहिर तफसीलात हैं उस केस के हवाले से कि जो गुज़िश्ता कई माह से ज़ेर समात था, मुकदमा अदालत में था, फिर JIT की तश्कील हुई। आप यकीनन जानते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। JIT की हतमी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। वज़ीर आज़म मरियम हुसैन हसन नवाज़ के ख़िलाफ़ नैब में रेफरेंस दायर करने की सिफारिश। नवाज शरीफ और उनके बच्चों का रहन सहन आमदन से मुताबिक नहीं रखता। रिपोर्ट। कंपनियों के जरिए पैसा बरतानिया, सऊदी अरब, पाकिस्तान और UAE घूमता रहा। कर्ज और तोहफे की शक्ल में बड़ी रकूम की तरसील हुई। नेस्कोर की बेनिफिशरी मालिक मरियम हैं। जाली ट्रस्ट डिक्लेरेशन जमा कराए गए। शरीफ ख़ानदान ज़राए आमदन साबित नहीं कर सका। मुजरिम तस्वुर किया जाए JIT को धमकियां, तौहीन अदालत है। अदालत किरमानी 7 तलाल की तकारीर के मतन तलब। तस्वीर लीक करने वाले का नाम बताने का हुक्म। JIT अरकान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने, अदालती इजाज़त के बगैर उनके खिलाफ कार्रवाई न करने की हिदायत। समात 17 जुलाई तक मुलतवी। रिपोर्ट की एक जिल्द पब्लिक नहीं होगी। ये रोज़नामा एक्सप्रेस की सुर्खी है। और अगर हम सुर्खी देखें तो JIT से मुताल्लिक़ मुतनाज़ा खबर शाये करने पर जंग ग्रुप को तौहीन अदालत का नोटिस। 7 रोज़ में जवाब तलब। द न्यूज़ जंग में 21 जून को छपने वाली खबर तौहीन अदालत है। मीर शकील रहमान, जावेद रहमान और अहमद नूरानी वजाहत करें क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। जस्टिस एजाजुल एहसन। इन ख़बरों के अलावा भी अगर देखें तो कम अज़ कम फ्रंट पेजेस पे तो और कोई ख़बर सामने नज़र नहीं आ रही। मुल्की मफाद में की जाने वाली मुस्बत कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें यह बात सामने आई। अंग्रेज़ी अखबार भी देखते हैं और जंग अखबार भी। शरीफ फैमिली के असासे आमदन से ज़्यादा आंखों में धूल झोंकने के लिए लंदन की खसारे में चलने वाली 6 ऑफशोर कंपनियों को महंगी जायदादें खरीदने और रुकूम मुंतकिली के लिए इस्तेमाल किया गया। गवर्नमेंट रबिशेस JIT रिपोर्ट। द न्यूज़ इंटरनेशनल। शरीफ फैमिली एसेट्स मोर दैन इनकम JIT। द डॉन। JIT रिपोर्ट कैरीज सीड्स ऑफ अपहीवल। बड़ी मीनिंगफुल हेडलाइन है ये। और हम जो आज हमारे मेहमान हैं उनसे ज़रूर बात करेंगे इस मौजू पर कि इसमें क्या मुमकिन ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं कि जो हुकूमत के लिए मज़ीद मुश्किलात का बाइस बने। डैमिंग इंडिक्टमेंट ये है जी एक्सप्रेस ट्रिब्यून। और हमारे जो आज मेहमान हैं जनाब यासीन आज़ाद साहब, साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू मैडम। सर जी, ये बहुत अरसा हो गया अब इस सारी गुफ्तगू को, इस सारे मामले को। 2016 में ये सारी बातें अप्रैल और मई के महीनों में सामने आई। उसके बाद सारी तफसीलात आवाम के सामने, आपके सामने। जो मेरा सवाल है वो ये है कि क्या इस केस के 2 ज़ाविये हैं, एक कानूनी और एक सियासी। अगर कानूनी ज़ाविये पे बात की जाए तो अभी तक जो कुछ सामने आया है इसमें आइंदा के लिए क्या क्या ऐसे एहतमाल हैं कि जिनसे हुकूमत को थोड़ा ख़ाइफ होना चाहिए, या अगर हुकूमत ना कहें तो नवाज़ ख़ानदान या शरीफ ख़ानदान को। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हमारे 3 आदमियों ने 3 डिफरेंट टाइप की पिटीशन फाइल की थी, जिसमें जमात इस्लामी के जो सरबराह हैं सिराजुल हक साहब और शेख रशीद ने, इनकी पिटीशन ये थी कि आर्टिकल 62 और 63 के तहत मियां नवाज शरीफ साहब को नाइल करार दिया जाए। तीसरी पिटीशन थी PTI के सरबराह की। उनकी प्रेयर यह थी कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, पैसा यहाँ से गया और लंदन के अंदर उन्होंने कीमती प्रॉपर्टी ख़रीदी। ये तमाम का तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की 5 रुकनी बेंच के सामने आया और 5 रुकनी बेंच में से 2 जज साहिबान इस नतीजे पे पहुँचे कि मियाँ साहब की और उनकी फैमिली के बयानात के दरमियान तज़ाद मौजूद है, लिहाजा उनकी नज़रों में वो अमीन और सादिक नहीं रहे, लिहाजा उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। ये तो 2 जज साहिबान की फाइंडिंग थी जो बाद में इख्तिलाफी नोट की शक्ल इख्तियार कर गई। इसके बाद 3 जज साहिबान ने ये कहा कि नहीं, इसकी फ़र्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 5 जज साहिबान ने साइन किए और 13 पॉइंट दिए गए जिनको
वेरीफाई करना था और उसके मतलब एविडेंस कलेक्ट करनी थी JIT ने, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई। उसने ये एविडेंस कलेक्ट करके साबित ये करना था कि जो 13 निकात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर के अंदर तय किए हैं उनको प्रूव करने के लिए क्या एविडेंस सामने आई, क्या नहीं आई। ज़ाहिर है कि JIT की रिपोर्ट लंबी चौड़ी है और उसमें कुछ सफ़ात के मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये फ़िलहाल पब्लिश नहीं होना चाहिए। मेरा तो कहना यह है कि नहीं, कोई भी पोर्शन जो है वो कम्प्लीटली पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम के सामने आना चाहिए। किसी पोर्शन के मतलब ये कहना कि ये पब्लिश नहीं होना चाहिए, मैं इस नुक्ता नज़र से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है। लेकिन चूँकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, लामला वो बेहतर अंदाज में सोचते हैं, कर सकते हैं। अब जो सूरत हाल है जो आप क्वेश्चन कर रही हैं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पनामा लीक का जो इशू था एक किस्म का इंटरनेशनल इशू था और उसमें डिफरेंट ममालिक के लोगों को इन्वॉल्व किया गया। सही। और उस पनामा लीक में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम तो नहीं था, लेकिन उनके बच्चों के नाम थे। और इन्वेस्टिगेशन का जो तरीक़ाकार होता है, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करना पसंद करूँगा कि कल से जो शोर शराबा है कि ये हो गया वो हो गया, मेरा कहीं यहाँ कहना यह है कि JIT जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की है। ठीक है। उन्होंने अपनी राय दी है कि हमारी एविडेंस के मुताबिक ये केस इस ये रुख इख्तियार करता है। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये तय करना है कि JIT ने जो रिपोर्ट कलेक्ट की है उसका वज़न क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, क्या वो एविडेंस जो उन्होंने की है वो कन्विंसिंग है, अट्रैक्टिव है। और अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि ये जो एविडेंस कलेक्ट किया है JIT ने, ये एविडेंस किसी आदमी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काफ़ी है, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी मुनासिब समझेंगे वो ऑर्डर करेंगे। ठीक है। लेकिन अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान JIT की रिपोर्ट से कन्विंस नहीं होते और वो ये नहीं समझते कि जो इश्यूज़ उन्होंने दिए थे वो इनकी राय के मुताबिक साबित होते हैं, तो फिर क्लियर भी किया जा सकता है। दोनों सूरतें सामने हैं। अब यहाँ ये है जो आपने क्वेश्चन किया, मैं उसी का रिप्लाई कर रहा हूँ कि सर इस पे नुक्ते पे थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, तफसील से मजीद आगे बात बढ़ाएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जनाब यासीन आज़ाद साहब के साथ हमारी गुफ्तगू जारी है और जो सवाल मैंने किया था उसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए सर आप जो फरमा रहे थे वो बात बताइए। तो मेरे नज़दीक जो लीगल पोजीशन है वो अपनी जगह पे है। वो तो ज़ाहिर है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और वही पॉलिटिकल रंग तो इसको दिया गया। ठीक है। पॉलिटिकल रंग इसलिए कि हमारी सियासी जमातों ने वक्तन फ़वक्तन मौजूदा जमहूरी हुकूमत को डीरेल करने की कोशिश की। सही। डिफरेंट अटैम्प्ट्स की गए, धरने भी हुए, सारा कुछ हुआ और उसमें तो कामयाबी नहीं हुई। बहरहाल फॉर द टाइम बिंग जो मामला सुप्रीम कोर्ट में आए, सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं और मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट वीक में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने JIT की रिपोर्ट की रोशनी में अपनी प्रोसीडिंग को फर्दर स्टार्ट करना है। ठीक है। और पहले ये आया था कि शायद JIT की रिपोर्ट को डिस्क्लोज़ ना किया जाए, ठीक है। लेकिन कल ही उसको डिस्क्लोज़ कर दिया गया, मीडिया को दे दिया गया, डिस्कशन के लिए दे दिया गया। सही है। तो एक चीज़ जो लीगल यहाँ है कि आर्टिकल 184(3) में चूँकि ये वो प्रोसीडिंग है जिसमें अपील का राइट कहीं भी नहीं है किसी को। ठीक है। तो लामला अगर आप डायरेक्ट आर्टिकल 184(3) में किसी के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेते हैं और उसको अपील का राइट नहीं देते, तो एक प्रिजम्पशन ये होगी कि मुझे राइट ऑफ अपील नहीं दिया गया, तो उसमें नहीं है। लेकिन मैंने तमाम जज साहिबान के जो जजमेंट हैं वो मैंने पढ़े हैं। तकरीबन जो हमारा मेजॉरिटी जजमेंट है उनका पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि अगर कोई क्राइम बनता है तो वो क्राइम जिसकी जुरिस्डिक्शन में आता है उसी को एंटरटेन करना है, उसी ने उसको प्रोसीड करना है। ठीक है। प्रिज्यूम किया जाता है, प्रिज्यूम किया जा सकता है कि अगर ये जो सूरत हाल जो इस वक्त सामने आई है और जो वर्डिंग आज तमाम न्यूज़पेपर की है कि उनके सोर्सेज से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी है,
तो फिर मेरे नज़दीक केस जो बनता है वो नैब का ही बनता है, किसी और का नहीं बनता। ठीक है। और नैब का अपना एक प्रोसीजर है, वो अपना प्रोसीजर करेंगे। जिस मिल को JIT ने दोबारा रीओपन करने की कोशिश की है, रिकमेंडेशन की है, वो तो 1400 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट ने उसको कंक्लूड किया। ठीक है। और उस जजमेंट के ख़िलाफ़ कोई अपील नहीं फाइल की गई। यही वजह कि जब नैब वालों को बुलाया गया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बुलाया और पूछा और ये कहा कि भाई ये बताएं कि आपने, तो उन्होंने कहा हमने अपील चूँकि कंक्लूड हो गया था, नहीं हो गया। तो मेरे नज़दीक उस केस को ये जो रिकमेंडेशन है, चूँकि मेरे नज़दीक जब लोअर हाई कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया और उसके खिलाफ अपील नहीं हुई तो वो फाइनलिटी इख्तियार कर गया। ठीक है। तो ऐसी सूरत में जो रिकमेंडेशन आई है उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, चूँकि दैट इज़ द फाइनल कोर्ट एंड अल्टीमेट कोर्ट, वो अगर उसको रीओपन करने चाहें तो कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, सारे मामला यानी जो हुदैबिया पेपर हुदैबिया पेपर का, लेकिन कोर्ट एक किस्म का ऐसे 14 साल पहले कंक्लूड कर चुका है मामला। यानी टेक्निकली इनकंक्लूसिव ही लग रहा है फिलहाल। तो कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, फिजा याहिया बात कर रहा हूँ। जी पहले तो आपके मेहमान को सलाम हो, इन्होंने बड़ा सेंसिबल तज्जिया पेश किया, क्योंकि मैं जो तज्जिए देख रहा हूँ बड़े बायस्ड हैं, या तो बहुत ही उनके मुखालिफ तरीन लोग हैं जो खुद जजमेंट देना चाह रहे हैं, या खुद वो लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। हाँ। लेकिन मेरा एक सवाल ये है आपके एनालिस्ट से, देखें बात ये JIT थी 290 आदमी की बनने की, इस कदर खतरनाक वो मामला था, आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। और अगर हम माजी पे नजर दौड़ाएं, जो रिकमेंडेशन JIT ने दी है नैब की इन्वेस्टिगेट करें, तो भाई नैब खुद एक इतना कंट्रोवर्शियल इदारा है। और आप ये देखें कि 12 साल पता नहीं जरदारी साहब पे केस थे, वो 5 साल हुकूमत करके चले गए, जब वो इख्तिदार से चले गए सब भूल गए। आज भी क्या ये सिर्फ इख्तिदार हासिल करने और इख्तिदार से रहने के लिए सारी चीजें हो रही हैं, इनका कोई रिजल्ट भी आना है, या लोग इसी तरह बेवकूफ बनते रहेंगे? देखें बात ये कि ये अगर यही JIT ने कहना था कि भाई उनकी जो लिविंग है उससे उनके आमदनी से नहीं मिलती, तो ये तो एक बड़ी आम सी बात है। उन्होंने असल इन्वेस्टिगेशन क्या की? क्या ये इन्वेस्टिगेशन इतनी स्पेसिफिक है, इतनी स्पेशलाइज है कि वहां से डॉक्यूमेंट्स लेना और सब प्रोवाइड करना ये पॉसिबल है? ठीक है, बिल्कुल सही है। मेरा ही सवाल तकरीबन शायद आपने किया या कि सर बात लोगों के जहन में यही है कि इतनी बात हो गई है, कानूनी तौर पे भी, सियासी तौर पे भी, वज़रा भी आके रोज़ाना की बुनियादों पर तकरीरें करते हैं, इसका हासिल हुसूल कुछ होना भी है या नहीं? देखिए मैं आपको एक बताऊँ, मैं किसी का नाम नहीं लेता जी। जब इस केस की प्रोसीडिंग हो रही थी, मैं एक दिन सुप्रीम कोर्ट में था। वो पॉलिटिकल पार्टी जो मेन पार्टी है जो इस मामले को है, मैंने उनके कायद से एक बात पूछा कि केस तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, आप लोग जो वक्तन फ़वक्तन सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ख़त्म होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आके सुप्रीम कोर्ट लगाते हैं, ये क्यों लगाते हैं? सही है। उनका रिप्लाई ये था कि हम इसलिए लगाते हैं कि हम पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को ये बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर प्रोसीडिंग क्या हो रही है। तो मैंने उनसे कहा कि आपने मेरा मसला आसान कर दिया। अगर आपकी इस बात को मान लिया जाए कि आप पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम को मैसेज देना चाहते हैं कि ये कुछ हो रहा है, तो पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम आपको उस वक्त याद नहीं आते जब पार्लियामेंट के अंदर आप एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं और लड़ाई झगड़ा करते हैं। उस वक्त भी पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम आपको देखते हैं, क्योंकि यही पाकिस्तान के 20 करोड़ आवाम हैं जिन्होंने लोगों की किस्मत का फ़ैसला करना होता है। जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का अपनी जगह, ज़्यादा से ज़्यादा एक ख़ानदान को आप डिस्क्वालीफाई कर देंगे, वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसको तो आप ख़त्म नहीं कर सकते, वो तो अपनी जगह जारी और सारी रहेगा। तो अब जो पोजीशन बन रही है उसमें हमारे पॉलिटिकल लीडरों को भी देखें, रात को भी मैंने सुना लोगों को, मेरा चूँकि किसी पार्टी से डायरेक्ट एफिलिएशन नहीं है, रात को भी मैंने लोगों को सुना कि प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे दें, प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन दे दें और अपनी जमात का किसी आदमी को वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दें और वो जाके पार्लियामेंट से एतमाद ले लें। टोटल पीरियड हमारा इलेक्शन जो का बचता है तकरीबन 8-9 महीने का, चूँकि मार्च में आपने केयर टेकर गवर्नमेंट बनानी है, इलेक्शन शेड्यूल देना है, सारे मामला करने हैं। तो अगर तकलीफ़ सिर्फ अगर मियाँ नवाज शरीफ से है कि वो नहीं होना चाहिए, तो इसके मतलब तो मियाँ साहब खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या चीज़ मुल्क के इंटरेस्ट में है क्या नहीं है, ये तो फैसला उनको करना है। लेकिन मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है एक वकील की हैसियत से और एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से कि हमारा ये जो सिस्टम है ये हर हालत में चलना चाहिए, क्योंकि इस सिस्टम को जो पिछले 9 साल से एक जमहूरी अंदाज में जा रहा है,
लोग उसको जमहूरी कहें या ना कहें, लेकिन पब्लिक जब किसी को इलेक्ट करके भेज देती है तो वो एक मखसूस पीरियड के लिए इलेक्ट करती है, वो पीरियड उस जमात का पूरा करने का कानूनी हक है। ठीक है। अफराद आते जाते हैं, अफराद के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सिस्टम अगर किसी वजह से डिस्टर्ब होता है तो फिर हम 10 साल 15 साल पीछे चले जाएंगे। अब एक चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सिंपल इसमें एक थोड़ी सी बात जो मेरे जहन में आती है, मे बी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, कि आपने दुबई से भी जाके एविडेंस कलेक्ट की, दुबई चले गए, वहाँ की गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की, वहाँ की गवर्नमेंट ने भी आपको बकौल आपकी हेल्प की, तो फिर आपके लिए क्या मुश्किल थी? JIT का कहीं जाना, JIT बनाई इसीलिए जाती है कि जहाँ मुनासिब समझे जाए, एविडेंस कलेक्ट करे। तो ये एविडेंस जाके अगर दुआ में उस कतरी शहजादी का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेती तो जो दूसरी पार्टी है जिनको इस पर बोलने का, तो ये बोलने का मौका उनको नहीं रहता, और ये मौका नहीं दिया गया। मेरे नज़दीक JIT को ये करना चाहिए था, और मे बी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को कंसिडर करता है या नहीं करता, ये डिपेंड करता है ऑनरेबल सुप्रीम। ठीक है जी, ब्रेक लेंगे, नाज़रीन वापस आएंगे प्रोग्राम। आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। नाज़रीन, JIT रिपोर्ट मुस्तरद, वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस्तीफ़ा नहीं देंगे, नून लीग रिपोर्ट चैलेंज करने का फ़ैसला, ये भी खबर। इसके अलावा और बहुत सारी ख़बरें, लेकिन मैं जो सवाल करना चाह रही हूँ जनाब यासीन आज़ाद से वो ये है कि मफरूज़ों पर तो खैर बात नहीं करनी चाहिए, बात सही नहीं होती, लेकिन बिलफ़र्ज़ अभी जाहिर है कि अगली जब हेयरिंग आएगी, जो आप सुप्रीम कोर्ट बेंच है, इम्प्लीमेंटेशन बेंच है, जब वो ये सारी रिपोर्ट का जायज़ा ले चुके होंगे, तो क्या ऐसा आपके ख्याल में मुमकिन है, और अभी आपने कुछ इशारतन या बात भी की थी कि ये सुप्रीम कोर्ट की अपनी सवाबदीद है कि इस रिपोर्ट में जो कुछ सिफारिशात हैं, जो कुछ फाइंडिंग्स हैं, वो उनसे कितनी हद तक मुतमईन है? फ़र्ज़ कीजिए कि वो 50% मुतमईन है, 50% के बारे में इबहाम है, वो जो इबहाम वाला हिस्सा है उस पर क्या कोई फर्दर JIT आएगी, फर्दर कोई कमीशन आएगा, हेयरिंग्स होंगी? आपका क्या ख्याल है? क्या देखिए, मैं नहीं समझता कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस इन्वेस्टिगेशन को मज़ीद आगे बढ़ाएगी। अच्छा, लेकिन जहाँ तक शहजादे के ख़त का ताल्लुक है, उसके मुतल्लिक़ चूँकि एग्री पार्टी जो है वो यही कह रही है कि हमारा पूरे का पूरा केस डिपेंड करता है उस लेटर पे। ठीक है। और JIT ने कोई अटेम्प्ट नहीं की उस एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए, बल्कि ये कहा उसको कि आप पाकिस्तानी एम्बेसी में आ जाएं, वहाँ के स्टेटमेंट दे दें, और जो ही पाकिस्तानी एम्बेसी की हदूद में आप आएंगे तो पाकिस्तान का लॉ आप पे अप्लाई करेगा। ठीक है। तो मेरे ख्याल में वो मुनासिब बात नहीं थी। मुनासिब तरीक़ाकार यही था कि जाके जहाँ वो कहता था वहीं इंटरव्यू कर लेते, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लेते। अब जो सूरत हाल है, ज़ाहिर है कि इंतखाबात का वक्त नज़दीक है। हाँ। सियासी जमातें इस रिपोर्ट की बिना पर वो मज़ीद आगे बढ़ेंगी। हाँ। और अपनी इलेक्शन कैंपेन को हर पॉलिटिकल पार्टी उस एंगल से चलाने की कोशिश करेगी। जिस पॉलिटिकल पार्टी का कोई इमेज नहीं भी बना हुआ था वो भी इस रिपोर्ट की रोशनी में अपना पॉलिटिकल इमेज बनाने की कोशिश करेगी। ठीक है। प्रॉब्लम ये हमारे साथ ये है कि जो जनरल इलेक्शन के अलावा मार्च में जो सेनेट का इलेक्शन आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आज सेनेट के अंदर पाकिस्तान पीपल पार्टी की अक्सरियत है, और मार्च में अगर सेनेट के इलेक्शन हो जाते हैं तो फिर सेनेट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अक्सरियत हो जाएगी, और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन का मामला अपनी जगह रहेगा। एक ऐसे वक्त में जब ये सिलसिला आया है तो जो पॉलिटिकल अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो इस रिपोर्ट का पूरा फ़ायदा उठाने के लिए और पब्लिक में जाकर अपनी स्पीचेस के दौरान ये कहने की कोशिश करेंगी कि ये ख़ानदान जो है इसके ख़िलाफ़ इतने सीरियस टाइप के एलिगेशन है कि ये डिज़र्व नहीं करता कि दोबारा इनको वोट दिया जाए। तो पॉलिटिकली मुस्लिम लीग नून को किसी हद तक, मैं नहीं कहता कि 100 पर, किसी हद तक नुकसान पहुँचने के इम्कान अपनी जगह पर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान का अवाम बाशऊर हैं, वो किस पॉलिटिकल पार्टी को आइंदा इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं, किसको नहीं करते, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे इन तमाम क्राइसिस की वजह से, जो क्राइसिस इस वक्त सामने आ रहे हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस जिनको कहते हैं,
पॉलिटिकल क्राइसिस से पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मुल्की मामलात में जो हमारा मुल्क का इंटरेस्ट है उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, उसका नुकसान ही नुकसान हो रहा है। ठीक है। हमारे इदारे जो हैं उनको मजबूत होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, मजबूत से मजबूत तर होना चाहिए। और जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अब भी कहता हूँ कि अफराद आते जाते रहते हैं, अफराद से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इस बात की भरपूर कोशिश करनी चाहिए यूनिटी के साथ कि हमारे जितने आइनी इदारे हैं उनको मुकम्मल सपोर्ट मिले। और बाद पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आता है कि लोग तैयार हो जाएं, हम सुप्रीम कोर्ट पे ये होने वाला है, वो होने वाला है, मैं उससे डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट अपेक्स कोर्ट है, वो आइनी इदारा है, वह अपनी हिफाजत करना खुद जानते हैं। उसमें तो उनको तो ना यासीन आज़ाद की सपोर्ट की ज़रूरत है, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट की ज़रूरत है। और सुप्रीम कोर्ट के मतलब ये रिमार्क्स देना क्या सुप्रीम कोर्ट को हम प्रोटेक्ट करेंगे, मैं उस फार्मूले से एग्री नहीं करता, टोटली डिसएग्री करता हूँ। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। जी जमान बोल रहा हूँ जी, क्वेटा से। फरमाइए जमान साहब। हमारे लिए बहुत ही मुदब्बर शख्सियत हैं यासीन साहब, और हम बड़ा एहतराम करते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो भी सदर आते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड क्यों होते हैं? अच्छा। इनके पीछे एक पार्टी होती है, इनके ऊपर एक ग्रुप होता है। क्या बार एसोसिएशन को, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को पॉलिटिकल एफिलिएशन अपनी जगह पर, क्या ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड होने चाहिए और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन पैदा? दूसरा 184(3) के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्बिट क्या है? क्या ये इन्वेस्टिगेटिंग कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए ये कह सकते हैं 184(3) के तहत? और क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ है या ये कोर्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है? इसमें कौम बहुत कंफ्यूज है। अगर इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज 184(3) के तहत अपना हर केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास लेकर जाने लगे तो क्या सूरत हाल पैदा होगी मुल्क के सियासी कल्चर में, और जुडिशरी के लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती है? हमारा कौम का ये सवाल है, हम चाहते हैं कि सबसे ज्यादा बेहतर जवाब जो है यासीन साहब हमें दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब जमान साहब। जी सर। हाँ, मैं कलर का जवाब देता हूँ। पहली बात यह है कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट बार का प्रेसिडेंट रहा हूँ 1 साल। मेरा साल जो था वो सबसे ज़्यादा क्राइसिस का साल था। अच्छा। और उस दौर में डिफरेंट टाइप की मूवमेंट, तमाम चीज़ें, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस, हर किस्म का मामला था। मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो प्लेटफार्म को किसी भी सूरत में पॉलिटिकली इस्तेमाल नहीं किया। मेरा आज भी मौक़िफ़ ये है कि जो हमारी बार एसोसिएशन है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है, या जो दूसरी बार काउंसिल हैं, उनका कोई भी हक नहीं बनता कि पॉलिटिकल मामलात में वो अपने आप को इन्वॉल्व करें। हर वकील का किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से वास्ता है, और मेरा नुक्ता नज़र ये है कि अगर उसको सियासत में हिस्सा लेने का बहुत ही शौक़ है तो जिस जमात से उसका ताल्लुक़ है उस जमात के प्लेटफॉर्म से जाकर सियासत करे। जो बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से जब आज आप यहाँ आ जाते हैं, इलेक्ट होकर आ जाते हैं, तो फिर आपको अपने तमाम पॉलिटिकल एफिलिएशन को एक साइड पे रखना है और बार की डिग्निटी के मुताबिक आपको चलना है। यही वजह है कि ये जब इशू आया तो मैंने बार एसोसिएशन से यही बात कही थी कि ये एक पॉलिटिकल झगड़ा है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाने, जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो जाने, लेकिन हम किसी भी सूरत में इसमें पार्टी बनने के लिए तैयार नहीं है। मेरा अपना ज़ाती मौक़िफ़ ये है, आज भी है, पहले भी है। हमारी जो मौजूदा बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसको डिफरेंट वे में लिया, लेकिन वकला बरादरी ने उनको वो सपोर्ट नहीं दी, चूँकि उन्होंने कहा जी हम स्ट्राइक करेंगे, हम हड़तालें करेंगे, लेकिन मेजॉरिटी वकला ने उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी। और हर आदमी हमें वकला के जो मेजॉरिटी ग्रुप था उसने ये बात कही कि JIT की रिपोर्ट का इंतज़ार करें, और अगर कोई रिपोर्ट आती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है, हमने नहीं करना है। लिहाजा जो मेरे दोस्त ने मुझसे ये सवाल किया, मैं ये कहता हूँ कि मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि वकला का फ़र्ज़ कब शुरू होता है कि नेशनल लेवल का कोई इशू हो जाए, जिस तरह जुडिशरी पे मुशर्रफ के दौर पे अटैक हुआ, हमने उसको डिफेंड किया, मूवमेंट चलाई। नेशनल लेवल का कोई इशू हो तो वकला को अपना पॉलिटिकल एफिलिएशन को छोड़कर उसको आगे ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसे क्राइसिस में वकला को अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। अब जो उन्होंने आर्टिकल 184(3) की बात की है, वो तो मेरा भी मौक़िफ़ यह है कि आर्टिकल 184(3) की कुछ रिक्वायरमेंट हैं
रिक्वायरमेंट, मेन रिक्वायरमेंट ये है कि पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू इन्वॉल्व हो और लोगों के बुनियादी हकूक़ मुतासर हो रहे हों, तब जाके आप इंटरफेयर कर सकते हैं। यहाँ पिटिशन इंटरटेन की गई। पहले जब मौजूदा गवर्नमेंट ने कहा कमीशन बनाया जाए, आपने डिसएग्री किया और कमीशन नहीं बनाया गया। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने ये लेटर लिखा कि हम इस झगड़े में नहीं पढ़ने जाते। मेरी समझ में नहीं आया कि बाद में सुप्रीम कोर्ट इस झगड़े में क्यों पड़ा, लेकिन जस्टिस जमाली साहब जाने से पहले उन्होंने इस प्रोसीडिंग को इंटरटेन किया और लामाला जब एक चीफ जस्टिस ने प्रोसीडिंग को इंटरटेन कर लिया तो जो पिटिशनें फाइल की गई थी उन पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई जजमेंट देना था, कोई ना कोई ऑर्डर करना था। तो वो मामला प्रोसीडिंग हुई। लेकिन आज भी मेरा ज़ाती मौक़िफ़ ये है कि 184(3) में डायरेक्ट अगर आप किसी को सज़ा देंगे, चूँकि उसमें अपील का राइट नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि वो फिर इंसाफ के तकाज़ों के मुताबिक मेरे नज़दीक नहीं होगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि सपोज जो JIT की रिपोर्ट आई है जिसमें ज़्यादा इम्कानात यही है कि कोई इशू अगर प्रूव होता है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस इदारे को भेजेगा जिस इदारे की जुरिस्डिक्शन है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ, इंडिया की मिसाल देता हूँ कि इंडियन हवाला केस का एक सुप्रीम कोर्ट में केस चला, वहाँ पे भी एक कमेटी बनाई गई, एक कमीशन बनाया गया। फ़र्क इतना है कि हमने यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर को बनाया, उन्होंने रिटायर्ड जजेस पे कमीशन बनाया। और इंडिया में भी करप्शन के हवाले से जिस तरह बाज़ लोगों को नेब के मतलब एप्रीहेंशन है कि नेब का इदारा को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, उन्होंने एक इदारा को बनाया, CBI का उनका इदारा है, और उस इदारे को ये इख्तियार दे दिया गया कि करप्शन के मामले में ये इदारा इन्वेस्टिगेशन करेगा और इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे, गवर्नमेंट का कोई आदमी उन तमाम जो ऑफिसर्स हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना उनको ट्रांसफ़र कर सकेंगे ना उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। तो इस टाइप का कोई भी स्टेप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री वो ले सकता है। वो चूँकि अल्टीमेट कोर्ट है, फाइनल कोर्ट है, वो कोई भी फैसला कर सकते हैं। लेकिन मैं नहीं समझता कि डायरेक्टली इस तरह पहले 2 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा डिस्क्वालीफाई कर दें। आजकल के दौर में जो अमीन और सादिक का कंसेप्ट है, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी आदमी अपने आप को अमीन और सादिक साबित नहीं कर सकता। हम सुबह घर से निकलते हैं, स्टेटमेंट कोई देते हैं, जाते कहीं हैं, ये मामला तो जो है ना मेरे समझ से बाहर है। सही है जनाब, बिल्कुल इसी नुक्ते पे ब्रेक लेते हैं। नाज़रीन वापस आएंगे प्रोग्राम, आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। जी नाज़रीन खुशामदीद कहेंगे, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। हम बात कर रहे हैं JIT की रिपोर्ट के हवाले से और इस पूरे केस के हवाले से, पनामा लीक्स के जो बात हो रही है। तो जो मैं सवाल करना चाह रही हूँ जनाब यासीन आज़ाद साहब से वो ये है, सर ये बताएं कि बहुत सारी फाइंडिंग्स हैं ज़ाहिर है इस JIT में, अब क्या सुप्रीम कोर्ट हर फाइंडिंग के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का कोई ऑर्डर जारी करेगी? फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जा रहा है कि जी ज़फ़र हिजाज़ी के ख़िलाफ़ मुकदमा 2 दफ़ात नाकाबिल ज़मानत 7 साल कैद हो सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी इन पर मुकदमा बनाएं। इसके अलावा वो कह रहे हैं सदर नेशनल बैंक और जावेद कियानी का नाम ECL में डालें। फिर जो एक और बात है वो ये कि मरियम नवाज़ के हवाले से भी ये सामने आई बात, मरियम अक्यूज्ड ऑफ सबमिटिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। तो आप बताइए कि क्या पॉइंट वाइज सुप्रीम कोर्ट इस तरह की इम्प्लीमेंटेशन के अहकाम जारी करेगी, क्या कहेंगे? देखें, ज़फ़र हिजाज़ी का जो है वो तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी FIR काट दें। ठीक है। उनके खिलाफ एलिगेशन ये है कि उन्होंने रिकॉर्ड को टेम्पर किया। ठीक है। तो वो जो रिकॉर्ड को टेम्पर का वो जो रजिस्ट्रेक्शन FIA की है, वो FIA के कोर्ट में उनका केस चलेगा, वहाँ जाएगा। वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही FIR का ऑर्डर कर दिया, वो चैप्टर हो गया क्लोज। ठीक है। मरियम नवाज़ का जहाँ तक तल्लक है और कैप्टन सफदर का, इन दोनों को मेरे नज़दीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्लियर कर दिया था। ठीक है। लेकिन JIT कहती है कि नहीं, उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो जाली हैं। सपोज प्रिज्यूम किया जाता है कि डॉक्यूमेंट जाली हैं, तो उनका भी केस फिर FIA को रेफ़र होना चाहिए कानून कायदे के मुताबिक, और FIR कटनी चाहिए। वो जाएँ FIA कोर्ट में जाके, अगर चालान होता है वो जाके साबित करें कि वाकई उन्होंने टेम्पर किया रिकॉर्ड को या नहीं किया। ठीक है। तो मरियम के खिलाफ जो एलिगेशन जो है JIT की आ रही है कि सिर्फ रिकॉर्ड जो है उन्होंने गलत दिया, और साथ में ये भी कह दिया कि एक्चुअल ऑनर वही है, और जो बच्चे हैं वो फ्लैट्स के ऑनर नहीं हैं।
अब JIT ने ये किस ग्राउंड पे कहा, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उनके हाथ में आई है जिसकी बना पर वो ये कह रहे हैं। ज़ाहिर है कि वो पूरी रिपोर्ट अगर हम पढ़ें तो तब जाके अंदाज़ा होगा कि वो रिपोर्ट कोई अट्रैक्टिव है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है या नहीं है। ठीक है। लेकिन यूँ लगता है कि JIT ने जो ये पूरी की पूरी सिफारिशात की हैं उन्होंने अपने लेवल पे जो मालूमात जमा की हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रॉब्लम जो मेरे से जहन में आता है, लीगली जो प्रॉब्लम आ रहा है कि आपने जितनी की जितनी एविडेंस रिकॉर्ड की है, कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस की नहीं की, आपने घुमा फिरा के उसी फैमिली की एविडेंस रिकॉर्ड की, उन्हीं का बार बार स्टेटमेंट दिया और एक ग्राउंड दे दिया कि जो आदमी ये कहता है कि जी हमने ये है तो बर्डन उस पर आ गया, वो साबित करे। मैं इस फार्मूले से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ। डिसएग्री इसलिए करता हूँ कि कोई आदमी मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाता है, सपोज मैं एक वकील की हैसियत से काम करता हूँ, वक्तन फ़वक्तन मेरा क्लाइंट मुझे कैश भी देता है, चेक के ज़रिए पेमेंट नहीं होती, मेरे अकाउंट में अगर 5 साल के बाद मुझसे कोई पूछे कि ये 5 लाख की रकम जो तुम्हारे अकाउंट में आई थी किस क्लाइंट ने दी थी, तो मैं तो नहीं बता सकता, मेरे लिए मुमकिन नहीं है वो। या जो मेरा 5 स्टेटमेंट उठा के मुझसे कोई ये पूछना शुरू कर दे कि तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम क्या है, और मैं कहूँ कि जी मैं वकील हूँ, वकील की हैसियत से मेरी सारी की सारी इनकम है, तो वो कहें कि जी ये पैसा इतना आपके अकाउंट में कैसे आया, साबित करो। तो साबित करने के लिए फिर मैं क्लाइंट को ढूंढना शुरू कर दूंगा कि मेरे क्लाइंट ने 5 लाख दिया, किसी ने 10 लाख दिया। ये प्रॉब्लम काफ़ी जो है ये टेक्निकल है, और मेरे नज़दीक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर किसी एविडेंस वो कन्विंस होते हैं और ये समझते हैं कि ये ऑफेंस हुआ है, तो मैं ये समझता हूँ जो 3 मेजॉरिटी जज साहिबान का जजमेंट मैंने पढ़ा है उससे ये लगता है कि फिर ये मामला उसी इदारे को जाएगा जिसको इन्वेस्टिगेशन करने का हक है, उसी कोर्ट को जाएगा जिसकी जुरिस्डिक्शन है। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है ये उन पर डिपेंड करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको और उनको मेरा सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि माशाल्लाह बहुत सीनियर वकील वो भी रहे, बार के सदर भी रहे। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से मैं एक लेमैन के तौर पे समझता हूँ कि मिसाल के तौर पे जो इन्होंने कहा ना कि उनको हर जगह जाना चाहिए था, तो फिर कोई भी मुजरिम हमेशा ये कह रहा था मेरी कंडीशन पे मेरी जगह पे आके मेरी गवाही लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज ये कि एक आदमी अगर चले एक बात पे स्टैंड कराओ ना, मैं फर्ज की ये कहता हूँ कि भाई कतरी ही मेरा डिफेंस में है, तो मैं फिर 3-4 कोर्ट में भी वही बयान दूंगा, हर जगह बयान दूंगा, तब तो मेरी बात में वजन बाकी रहेगा। लेकिन मैं हर बार बयान तब्दील करूंगा तो फिर कतरी के ऊपर आप कैसे उसको वो करेंगे? ठीक है जी। मैं उनका जवाब दे देता हूँ। पहली बात यह है कि वो अभी मुजरम नहीं है। मुजरम तब होता है जब क्रिमिनल केस रजिस्टर हो जाए, नहीं केस रजिस्टर हो जाए, वो भी पहले अक्यूज कराएगा, लेकिन मुजरम तब बनता है जब आदमी जाके उसको सज़ा हो जाती है, साबित हो जाता है कि ये है। जो चीज़ उन्होंने कही वो अपनी जगह बिल्कुल वैलिड है किसी हद तक, कि JIT का जो तरीक़ाकार है वो ये है कि ये एक्चुअली करप्शन के केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही थी, ये मनी लॉन्ड्रिंग केस की एविडेंस हो रही है। ये वाइट कॉलर क्राइम है, जब तक साबित ना हो जाए किसी को मुजरम कहा नहीं जा सकता। यहाँ ये कहीं भी नहीं आया कि मियाँ साहब ने अपने दौरे इक़्तिदार में कौमी ख़जाने से करप्शन करके कोई चीज़ कमा के लेके गए हैं। ठीक है। यहाँ सिंपल ये आया है कि उन्होंने जो लंदन में कीमती प्रॉपर्टी ख़रीदी वो पैसा पाकिस्तान से वहाँ कैसे गया और कैसे ख़रीदा गया। तो मेरे ख्याल में चूँकि हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज भी करप्शन की बात कर रही है, मैं जजमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं जजमेंट के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में बहैसियत वज़ीर आला या वज़ीर आज़म गवर्नमेंट में से कोई करप्शन किया तो फिर तो वो केस बनता है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो कतरी शहजादे का मसला जो इन्होंने सवाल किया, मेरा सिंपल ये है, मैं तो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस की बात करता हूँ कि एक पार्टी ये कहती है कि मेरा पूरा का पूरा केस डिपेंड करता है उस लेटर पे, जिसे हुज्जत इत्माम कहा जाता है। तो JIT जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बनाई थी कि जहाँ सुप्रीम कोर्ट खुद कुछ नहीं कर सकता वो जाके वहाँ उस काम को मुकम्मल करें। बिल्कुल सही। तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए था। चूँकि आप दुबई गए, दुबई से गवर्नमेंट की मर्जी से एविडेंस कलेक्ट की, तो वहाँ से दवा भी जाया जा सकता था और वहाँ जाके एविडेंस कलेक्ट की जा सकती थी। बिल्कुल ज़रूर। बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही सहल अंदाज में एक बहुत ही मुश्किल जो सूरत हाल इस वक्त है हमारे सामने उसका एनालिसिस किया
और बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब ऑनरेबल यासीन आज़ाद साहब कि जहाँ का फोरम है, जहाँ का केस बनता है, अगर ये सारे इस केस से हट के क़तई नज़र भी अगर हम ये कुलिया अपनी आम जिंदगी में भी अप्लाई करना शुरू कर दें कि जो चीज़ जहाँ से ताल्लुक़ रखती है उसको वहीं पर ले जाके हल करें, तो शायद हमें इतने सारे मसाइल का सामना ही ना करना पड़े। इन्हीं अल्फाज के साथ नाज़रीन आपसे इजाज़त देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम आप देख रहे थे फ्रंट पेज।